हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज़ में 2024 के लिए जितने भी डेरिवेशंस हमें ज़रूरी है वो सभी डेरिवेशंस में आपको वन बाय वन कवर करवा के दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी सर्किट, जिसमें सबसे पहला डेरिवेशन आता है दैट इज़ एसी कनेक्टेड टू प्योर रेजिस्टेंस। लिखो एसी कनेक्टेड टू प्योर रेजिस्टेंस। देखो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बस आप नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। एसी कनेक्टेड टू प्योर रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं एचएससी बोर्ड में। तो सबसे पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है, डायग्राम में आपने क्या क्या कंपोनेंट डाले वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फेजर डायग्राम चाहिए और यहाँ पे वेव फॉर्म के डायग्राम चाहिए। तो हमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इसकी डायग्राम कैसे बनाओगे, एक सेकंड, थोड़ा डल लग रहा है ये मुझे। ओके, अब पेन अच्छा लग रही है। चलो, दिस इज रेजिस्टेंस कैपिटल आर और इसे हम कनेक्ट करेंगे एक अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी सप्लाई। दिस इज योर एसी सप्लाई। अब जो भी एसी सप्लाई हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसे हम सबसे पहले लिखेंगे कि कंसिडर अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर is connected to an AC सप्लाई। किसे कनेक्ट किया गया है, AC सप्लाई। अब AC सप्लाई अगर कनेक्ट किया गया है तो इस AC सप्लाई के बारे में लिखो, द AC सप्लाई इज गिवन बाय V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे VP क्या होता है, वेयर जो भी आप एक्सप्लेन पॉइंट लिखोगे उसके हर चीज़ के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन दो। वेयर VP इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट नहीं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहां से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, दिस इज आई। अब जरा देखो, और यहाँ पे ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट, ये हमने पहले डायग्राम के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एक एसी सर्किट है, एसी सप्लाई है, जिसको हमने किसको कनेक्ट किया है, प्योर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, और उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई। अब इस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आई को मैं लिख सकता हूँ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय वोल्टेज सप्लाई डिवाइडेड बाय आर। क्या हम ऐसे लिखते हैं करंट को? चलो, तो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सप्लाई वोल्टेज इज वीपी साइन ओमेगा टी अपॉन वॉट, आर। तो यहाँ पे अब देखो I इक्वल्स टू वीपी अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये आर को इस वीपी से डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है वीपी अपॉन आर, इसे कहा जाता है बच्चों पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहा जाता है इसे, पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो I इक्वल्स टू आई पी साइन ओमेगा टी। तो दिस इज आई पी इज वॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? तो हमें दोनों की इक्वेशन मिल गए। हमने जो सप्लाई वोल्टेज लगाया था दैट इज सप्लाई वोल्टेज जो हमारा था। अब मैं वेव फॉर्म की बात कर रहा हूँ। वेव फॉर्म को अगर मुझे निकालना है तो मुझे सबसे पहले दोनों इक्वेशन लगेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई का जो इक्वेशन है दिस इज V इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा टी। उसके बाद करंट का इक्वेशन क्या है, I इक्वल्स टू IP साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज के इक्वेशन में और करंट के इक्वेशन में ना ही कुछ लैगिंग या लीडिंग होती है। जब भी हम रेजिस्टेंस को, प्योर रेजिस्टेंस को एसी सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे करंट और वोल्टेज ये दोनों के दोनों भी इन फेज रहेंगे। किस में रहेंगे, इन फेज में रहेंगे। क्लियर? तो इनके ग्राफ कैसे आते हैं जरा देखो। इनके ग्राफ बड़े ही सिंपल है, ये है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V और I और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमेगा टी। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ बनाने जाऊँ तो सबसे पहले वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनेगा, ये क्या चीज़ है, साइन ओमेगा टी। अब साइन का ग्राफ ऐसे होता है, हमेशा साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, दिस इज योर साइनोसाइडल कर्व। और ये वैल्यू जो है दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी सप्लाई वीपी। क्लियर? अब मुझे किसका इक्वेशन चाहिए, अब मुझे चाहिए वेव फॉर्म करंट का। करंट का इक्वेशन भी देखो क्या है, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे करंट का भी इक्वेशन जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ, येलो कलर ले लेते हैं।
तो करंट का इक्वेशन देखो हमेशा याद रखना, करंट जो होता है वो वोल्टेज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है मैग्नीट्यूड वाइज। अगर वोल्टेज आप देखोगे तो वोल्टेज आपको 200 वोल्ट 250 वोल्ट ये सब रेंज में दिखाई देगा, लेकिन करंट जनरली 10 एम्पियर 20 एम्पियर इससे ज़्यादा नहीं होता। तो करंट की जो पीक वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। तो ग्राफ इसका जो है करंट का वो ऐसे आएगा। एक सेकंड मुझे थोड़ा अच्छे से बनाने दो भी। दिस इज द ग्राफ। ओके, एक सेकंड ये ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा वी का ग्राफ था, और नीचे जो मैंने ड्रॉ किया है ये येलो कलर में, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। अब यहाँ पे देखो जैसे ही तुम्हारा वोल्टेज स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे करंट भी स्टार्ट हुआ, और जहाँ पे वोल्टेज खत्म हुआ वहाँ पे करंट का भी इक्वेशन खत्म हुआ। तो ये इसको कहते हैं इन फेज रहना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट का जो पीक है वो वोल्टेज के पीक से कम है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जनरली करंट का जो इक्वेशन होता है या करंट की जो पीक वैल्यूज होती है ये बहुत कम होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सॉल्व क्या करेंगे, आगे हम यहाँ पे फेजर वैल्यूज ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, फेजर वैल्यूज या फेजर डायग्राम, सॉरी फेजर डायग्राम। हर एक पॉइंट को बच्चों एक एक मार्क रहेगा, वेवफॉर्म को एक मार्क रहेगा, फेजर डायग्राम को एक एक मार्क रहेगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच में फेजर मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई एंगल नहीं है। तो अगर मैं इसे रेफरेंस ले लूँ ये, ठीक है, तो मान लो कि ये अगर मैं ले लेता हूँ वोल्टेज का फेजर, सपोज दिस इज द फेजर ऑफ व्हाट, वोल्टेज, और ये एंगल बनाया इसने ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट का जो फेजर रहेगा वो इसके साथ ही रहेगा और इसके अलॉन्ग रहेगा। सो दिस इज द फेजर ऑफ करंट। ये किसका फेजर है, ये करंट का फेजर है, और ये वोल्टेज का फेजर है। दोनों के बीच में कुछ एंगल है क्या, नहीं। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे, फेजर की साइज अगर देखोगे तो करंट की साइज कम है कंपेयर टू व्हाट, वोल्टेज की साइज। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि करंट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कम होती है वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो ये इस प्रकार से फेजर डायग्राम हमें बच्चों बनानी होती है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।